आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे हम करेंगे अकाउंटिंग के वो एमसीक्यूज़ जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। जिन एमसीक्यूज़ के स्टार्टिंग पे स्टार लगे हुए हैं वो लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ यूज़फुल सूटेबल फॉर। सिंगल एंट्री सिस्टम यूज़फुल होता है, फ़ायदेमंद होता है सोल ट्रेडरशिप यानी वाहद मलकीती कारोबार के लिए। असल में सिंगल एंट्री सिस्टम जो है छोटे पैमाने के कारोबार के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन बड़े पैमाने के कारोबार के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है, इसलिए इसको जैसे कंपनी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। नेक्स्ट है द सिस्टम इन विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर नॉट केप्ट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग। यानी वो कौन सा वो सिस्टम जिसके अंदर आर नोट कैप्ट स्ट्रिक्टली रिकॉर्डेड, मतलब सख्ती के साथ डबल एंट्रीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, वो कौन सा सिस्टम होता है, उसे कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है, आ सिस्टम इन विच समटाइम्स नो एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। यानी कुछ ये सिंगल एंट्री सिस्टम में समटाइम क्या होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, समटाइम्स जो है ओनली वन एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, और समटाइम ऐसा होता है कि दोनों एस्पेक्ट्स यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है जो बंदा उसका रिकॉर्ड रख रहा है उस पर, यानी सोल ट्रेडर पे। तो इसका मतलब अगर स्ट्रिक्टली तौर पर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे, वो सिस्टम होगा सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रीपेयर। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या बनाना पॉसिबल नहीं है, ट्रायल बैलेंस। क्योंकि हम क्या करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में देखा जाए तो हम पहले जर्नल बनाते हैं, जर्नल से हम लेजर बनाते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब इसमें ट्रायल बैलेंस भी नहीं होता। सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ मिक्सचर ऑफ। सिंगल एंट्री सिस्टम मिक्सचर है तीनों का, क्योंकि इसमें ना समटाइम हम लोग कोई भी एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करते, समटाइम वन एस्पेक्ट यानी सिंगल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, समटाइम डबल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बच्चे एक बात माइंड में रखिएगा, अगर लिखा जाए कि वो एंट्री सिस्टम जिसके अंदर डबल एंट्री इसको स्ट्रिक्टली रिकॉर्ड किया जाता है या मस्ट बी रिकॉर्डेड का वर्ड आए, तो इसका मतलब फिर वो डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रहा है। द सिस्टम अंडर विच बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड, मतलब मस्ट बी का अगर वर्ड आ जाए या स्ट्रिक्टली का आ जाए, इसका मतलब फिर डबल एंट्री सिस्टम की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इन सिंगल एंट्री सिस्टम ओनली। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है पर्सनल अकाउंट्स का। यहाँ पर बच्चे आप पढ़ेंगे बेसिकली अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। वो अकाउंट होते हैं जिनका किसी के नाम के साथ कोई ताल्लुक होता है, जैसे क्रेडिटर, डेटर, या फिर हमने असद से पैसे लेने हैं या अली को पैसे देने हैं, तो इसका मतलब है उसका ताल्लुक पर्सनल अकाउंट के साथ है। यहाँ फिर एमसीडी बैंक। दूसरी तरफ हमारे पास अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है वो अकाउंट जिसका ताल्लुक हमारे इनकम से या एक्सपेंस के साथ है। इनकम का मतलब यानी प्रॉफिट और एक्सपेंस यानी लॉस, तो इसका मतलब है वो हमारे पास होता है नॉमिनल अकाउंट। और तीसरा हमारे पास अकाउंट होता है रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट, यानी वो अकाउंट होता है जिसका हमारे किसी ना किसी एसेट से ताल्लुक होता है, जैसे हम के मशीनरी परचेज या फिर हमने कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो उसका किसी ना किसी एसेट से ताल्लुक होता है, उसे कहते हैं रियल एंड प्रॉपर्टी अकाउंट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट मेंटेन बाय। सिंगल एंट्री सिस्टम किसमें मेंटेन नहीं किया जाता, ड्यू टू लीगल रिस्ट्रिक्शन, कानूनी पाबंदियों की वजह से, विच कैन नॉट बी अडोप्टेड सिंगल एंट्री सिस्टम। विच बिजनेस, मतलब कौन सा बिजनेस है जो सिंगल एंट्री सिस्टम को अडोप्ट नहीं करता, उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो नहीं करना। सिंगल एंट्री सिस्टम इज नॉट सूटेबल फॉर। तो बच्चे मोटी तरह के यहाँ सेंटेंस लिखे गए हैं, मतलब ये फायदेमंद किसके लिए नहीं होता, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि ये एक बड़े पैमाने पे होती है। हमने पीछे भी बात की, सिंगल एंट्री सिस्टम को सिर्फ छोटे पैमाने के कारोबारी लोग ही इख्तियार करते हैं, बड़े पैमाने के लोग इसको इख्तियार नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल एंट्री सिस्टम इज सूटेबल फॉर। सिंगल एंट्री सिस्टम इज जनरली अडोप्टेड बाय तो स्मॉल बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास है हम यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट कोई भी एमसीक्यूज लाहौर बोर्ड में नहीं आया हुआ।
नेक्स्ट है अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम आ स्टेटमेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी एंड ओनर इक्विटी इज कॉल्ड। मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम में जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, यानी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर या क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। नेक्स्ट है अफेयर्स का मतलब होता है लेन देन। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी प्रिपेयर्ड अंडर डबल एंट्री सिस्टम। जो डबल एंट्री सिस्टम में हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं लाइबिलिटी और एसेट्स की, उसे कहते हैं बैलेंस शीट, और सिंगल एंट्री सिस्टम में जो तैयार करते हैं उसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, सेम वही एमसीक्यूज, वर्डिंग जस्ट चेंज की जा रही है। बैलेंस शीट इज प्रीपेयर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम। बैलेंस शीट तैयार की जाती है डबल एंट्री सिस्टम में। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम आर देयर। कितनी टाइप्स के सिंगल एंट्री सिस्टम होते हैं? तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद प्योर एंट्री सिस्टम, उसके अलावा जो है हमारे पास कासी सिंगल एंट्री सिस्टम। तो फिर से हमारे पास दोहराते हैं हम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके अलावा प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम और कासी सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, यानी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम की कितनी टाइप्स हैं? तो 3 टाइप्स हैं इसकी। नेक्स्ट है नेटवर्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मींस एक्सेस ऑफ इट्स एसेट्स। अगर हम कहें कि हमारा जो कारोबार ऑर्गेनाइजेशन है इसके जो हमारे पास है मींस एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। हमारी कारोबार की नेटवर्थ तब पता चलेगी जब हमारे एसेट्स हमारी लाइबिलिटी यानी जिम्मेदारी से ज़्यादा होंगे। यानी हम कहें कि बिल्डिंग 50 लाख की है तो लाइबिलिटी के तौर पे हमने 2 लाख का कर्जा भी ले रखा हो। इसका मतलब जब हम एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमें नेट वर्थ ऑर्गेनाइजेशन की पता चल जाएगी। अगर सपोज 50 लाख में से 2 लाख निकालें तो इसका मतलब हमारे पास कारोबार की नेट वर्थ बच जाएगी 48 लाख। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रीपेयर्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट है द ओपनिंग कैपिटल इज असरटेन बाय प्रीपेयरिंग। ओपनिंग कैपिटल मालूम किया जाता है, इज असरटेन मालूम किया जाता है। जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, जब क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेथड फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में कितने मेथड यूज होते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, वो बेसिकली 3 होती हैं, लेकिन जो हमारे पास यहाँ मेथड यूज होते हैं वो 2 होते हैं, इंक्रीज नेटवर्थ मेथड और कन्वर्जन मेथड। नेक्स्ट है इन अपीयरेंस द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज सिमिलर टू। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर किसके बराबर होता है? बज़ाहिर जो नजर आ रहा होता है वो बैलेंस शीट के बराबर होता है। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रीपेयर टू फाइंड आउट। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया जाता है क्या चीज निकालने के लिए? ओपनिंग कैपिटल। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम द बिगिनिंग एंड एंडिंग कैपिटल आर असरटेन बाय प्रीपेयरिंग। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में जो हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल को मालूम करते हैं वो किसके जरिए से करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के जरिए से। यानी जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालना हो तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, जब क्लोजिंग निकालना हो तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, क्रेडिट सेल कैन बी कैलकुलेटेड ऑब्टेनिंग बाय प्रीपेयरिंग। क्रेडिट सेल मतलब हमने कितनी चीज़ें उधार पर सेल की हैं, बेची हैं, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या चीज़ बना के। तो देखा जाए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेटर के वाले से बात करेंगे। सपोज हमने उधार पर चीज़ें सेल की हैं, हम सेल को क्रेडिट साइड की तरफ लिखेंगे और डेटर का नेम डेबिट साइड की तरफ लिखेंगे। इसका मतलब है क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी हमने कितनी चीज़ें उधार पर सेल की हैं इस बात का अंदाज़ा हम डेटर से लगा सकते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं फ्यूचर में, क्योंकि हमने उन्हें उधार पे चीज़ें सेल की हैं। अब एमसीक्यूज नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बिल्कुल उसके उलट है। अगर हम चीज़ें खरीदेंगे तो हम पैसे अदा करेंगे, जिसे कहते हैं क्रेडिटर यानी कर्जख्वाह, और डेटर का मतलब होता है मकरूज। तो इसका मतलब अब हमने पैसे देने हैं तो क्रेडिट परचेज का पता चलेगा हमें क्रेडिटर से कि हमने कितने पैसे फ्यूचर में देने हैं, यानी हमने कितनी चीज़ें उधार पे खरीदी हैं। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है, द बेसिक मीन प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। यानी
जो हमारे पास ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसका बुनियादी मकसद क्या होता है? इसका बुनियादी मकसद होता है हमारे पास पब्लिक वेलफेयर यानी मुआशरे की फलाह करना, मुआशरे का फ़ायदा करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम यानी आमदनी, एक्सपेंडिचर यानी खर्च। इसका ताल्लुक किसके साथ होता है? अकाउंट शोज, ये जाहिर करता है, रिवेल्स क्या जाहिर करता है? अगर बच्चे हमारी इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट यानी सरप्लस है, लेकिन अगर हमारा खर्चा इनकम से ज़्यादा हो जाए तो डिफिक्ट यानी खसारा है, जिसको डेफिशिएंसी भी कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब हमें नुकसान हो रहा है, हमारा खर्चा ज़्यादा और हमारी इनकम कम है। नेक्स्ट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट का मतलब होता है वसूलियाँ यानी पैसों का आना, और पेमेंट का मतलब होता है पैसों का जाना। तो अब देखा जाए इन दोनों का ताल्लुक कैश अकाउंट के साथ है। कैश बिजनेस के जो है एसेट्स होते हैं, और हमने बात की वो अकाउंट जिनका ताल्लुक एसेट्स के साथ होता है उन्हें रियल यानी प्रॉपर्टी अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रीपेयर। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रीपेयर तैयार करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज समरी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी समरी होती है? इसका मतलब है वो हमारे पास समरी होती है, कैश बुक की समरी होती है, क्योंकि रिसीप्ट की सूरत में कैश आएगा, पेमेंट की सूरत में जाएगा। तो देखा जाए, हमने ऊपर भी बात की, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये किससे ताल्लुक रखता है? रियल और प्रॉपर्टी अकाउंट से, क्योंकि इसका ताल्लुक कैश के साथ है, तो ये कैश की समरी बयान करता है। अब हम दूसरी साइड की तरफ बात करते हैं। हमारे पास जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इज इक्विवेलेंट टू, ये बराबर होता है प्रॉफिट एंड लॉस के, यानी इनकम की सूरत, इनकम का मतलब होता है प्रॉफिट और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लॉस, तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट एंड लॉस यानी नॉमिनल अकाउंट के साथ ताल्लुक है। नेक्स्ट है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर मैनेज्ड बाय। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का इंतजाम चलाने वालों को क्या कहते हैं? मेंबर्स। मोस्टली बच्चे एमसीक्यूज गलत करते हैं। शेयर होल्डर वो होते हैं जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को चलाने वाले लोगों को कहते हैं मेंबर। नेक्स्ट है इफ द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सीड्स, इट मीन्स अगर हमारी क्रेडिट साइड है, मतलब क्रेडिट साइड का मतलब है इनकम, वो हमारे पास ज़्यादा हो जाए एक्सपेंडिचर से, मतलब बढ़ जाए इनकम अगर हमारी ज़्यादा होगी, इसका मतलब हमें सरप्लस यानी हमें फ़ायदा हो रहा है, साजगार है, क्योंकि हमारी आमदनी ज़्यादा और खर्च कम है। अब दूसरी साइड की तरफ हम चलते हैं। हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज डेबिटेड विद ऑल। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कब होता है? इसका मतलब है इसके डेबिट साइड की तरफ एक्सपेंस लिखे होते हैं यानी एक्सपेंडिचर लिखे हुए होते हैं, और क्रेडिट साइड की तरफ इनकम लिखी होती है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट बनाते हैं वो डेबिट होता है, उसकी डेबिट साइड की तरफ लिखे होते हैं एक्सपेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स। तो सेम एमसीक्यूज है, डेबिट साइड की तरफ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड की तरफ एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट साइड की तरफ इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न फ्रॉम इट्स मेंबर्स ऑन रेगुलरली बेसिस। वो रकम जो वसूल की जाती है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो रिसीव करते हैं रेगुलरली बेसिस पे, उसे क्या कहते हैं? तो देखा जाए उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन, और ये मेन सोर्स ऑफ इनकम भी है फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न यानी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। तो अगर हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं यानी हमारा बेसिक जो पर्पज़ है वो पब्लिक वेलफेयर है, इसका मतलब है जो हमारे मेंबर बने हुए हैं हमने रेगुलरली बेसिस के हिसाब से उनसे रकम वसूल करनी है, और वो रकम कहलाती है सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगर हम ओल्ड न्यूज़पेपर भी बेचें तो है तो बेसिकली सेल, और सेल करना क्या होती है? इनकम होती है। नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट को जनरल प्रॉफिट भी कहते हैं, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, और सरप्लस जो है हमारे पास फंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखा जाए हमने अपने मेंबर से अगले महीने जो लेनी थी सब्सक्रिप्शन वो इसी महीने हमने ले लिया, इसका मतलब अब हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है। सपोज हम अगले महीने की सैलरी इसी महीने में ले लेंगे यानी जो आने वाला महीना है, तो इसका मतलब हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि हमें वहाँ अगले महीने भी काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। इसका मेन सोर्स सब्सक्रिप्शन ही होता है, और वैसे देखा जाए तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के जो सोर्सेज है इनकम के वो दोनों ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी डोनेशन भी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मेन सोर्स।
तो मेन सोर्स सब्सक्रिप्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। लेगेसी इज जनरली ट्रीटेड एज, लेगेसी को आमतौर पर ट्रीट किया जाता है लाइबिलिटी के तौर पे। किसी भी शख्स की वसीयत के मुताबिक इसकी वफात के बाद जब एक रकम जो है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न को दे दी जाती है उसे कहते हैं लेगेसी। नेक्स्ट है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड भी हमारे पास लाइबिलिटी होते हैं। तो ये इस तरह के एमसीक्यूज अमूमन बच्चे गलत कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर, अब बच्चे ये एमसीक्यूज कंफ्यूज करेगा। करंट ईयर मतलब जो चल रहा है, इसका मतलब है अगर वो करंट ईयर का ही है तो वो हमारे पास इनकम ही होगा, लेकिन अगर हम एडवांस के तौर पे ले लें वो हमारी लाइबिलिटी है। और अगर हमने अभी तक पिछले महीने का नहीं लिया तो फिर वो हमारे एसेट्स होंगे। नेक्स्ट है द अमाउंट रिसीव बाय द कंसर्न एज पर वेल ऑफ द डोनर। अमाउंट जो रिसीव की जाती है डोनर मतलब जो करने वाला है, देने वाला है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को रकम, जो रकम देने वाला होता है उसको कहते हैं डोनर। तो यहाँ पर डोनर की तरफ से उसकी जो वफात के बाद वसीयत के मुताबिक अगर हैवी रकम जो है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को अदा की जाए उसे कहते हैं लेगेसी। क्योंकि हमें रकम रिसीव हो रही है, हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं और एक डोनर यानी जो दे रहा है उसकी तरफ से हमें रकम वसूल हो रही है, उसे कहेंगे लेगेसी। नेक्स्ट है अमाउंट पे टू द पर्सन हु इज इनवाइटेड टू डिलीवर लेक्चर्स इन अ क्लब टू इज नाउन एज। वो रकम जो हम अदा करते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में उस शख्स को जो कि लेक्चर्स डिलीवर कर रहा होता है उसको कहते हैं होनोरेरियम। बेसिकली देखा जाए तो क्लब में जैसे भी काम हो रहे थे तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए या किसी भी काम के सिलसिले में जब लोगों को बुलाया जाता है उन्हें जो रकम अदा की जाएगी उस रकम को कहते हैं होनोरेरियम। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज इलेक्टेड, वो शख्स जिसका इंतखाब किया जाए टू रन द फाइनेंशियल मैटर ऑफ द क्लब, क्लब के मालियाती लेन देन को चलाने के लिए उस शख्स को कहते हैं ट्रेजरर यानी खजानची। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। बच्चे यहाँ देखा जाए तो एमसीक्यूज लाहौर में बोर्ड में नहीं आया, लेकिन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी रिसीव करना है, यानी पिछले महीने का सब्सक्रिप्शन अभी तक हमने रिसीव नहीं किया। तो बेसिकली देखा जाए तो अगला महीना भी स्टार्ट होगा, इसका मतलब वो हमारे लिए एसेट्स होंगे। और अगर हम एडवांस के तौर पे ले लें लाइबिलिटी, और अगर हमारे पास करंट ईयर का हो तो इसका मतलब है वो कहलाता है इनकम यानी रेवेन्यू। नेक्स्ट है एंट्रेंस और एडमिशन फी। जो कोई भी मेंबर जो है दाखिल होते वक्त नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो फीस देता है उसे कहते हैं एंट्रेंस यानी एडमिशन फी, और वो इनकम यानी रेवेन्यू होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी, अगर एसेट्स लाइबिलिटी से ज़्यादा हो जाए नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, इसका मतलब है वो कैपिटल होगा, यानी ये नेट वर्थ ऑर्गेनाइजेशन की बताता है, क्योंकि इस हम कैपिटल बेसिकली कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। कंसाइनर सेंड गुड्स टू द कंसाइनी अलोंग विद। बच्चे बेसिकली इस चैप्टर में दो तरह के डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, दो ही पार्टीज होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर चीज़ों का प्रिंसिपल यानी मालिक होता है जो अपनी चीज़ें भेजता है, कंसाइनी को चीज़ें सेल करने के लिए। अब देखा जाए तो जो कंसाइनर जो है सेंड करेगा कंसाइनी को डॉक्यूमेंट, उसे कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। मतलब उसमें लिखा होता है जो मैं चीज़ें तुम्हें भेज रहा हूँ चीज़ों को सेल करने के लिए, उन चीज़ों के बारे में मालूमात बताता है, उसकी प्राइस इतनी है, उसका वेट वज़न इतना है, उसकी क्वालिटी ऐसी है। तो वो सारा मतलब जो डॉक्यूमेंट तैयार करता है उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस, जो कंसाइनर कंसाइनी को भेजता है। दूसरी साइड की तरफ देखा जाए तो सेल्स जो होता है हमारे पास सेल इनवॉइस होता है, वो कंसाइनी कंसाइनर को भेजता है, बताता है जो तुमने मुझे चीज़ें सेल करने के लिए भेजी थी ना, जिसमें तुमने मुझे एजेंट मुलाजम रखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारी चीज़ें सेल कर, जाहिर है जो बंदा काम करेगा उसकी क्या वसूल करेगा, कमीशन। तो मैंने तुम्हारी इतनी चीज़ें सेल कर दी है, मेरी कमीशन इतनी बनती है, इस तरह की इंफॉर्मेशन बताता है, उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं सेल इनवॉइस। तो बेसिकली यहाँ दो ही पार्टीज होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी, और ये अमल होता है जिसमें कंसाइनर कंसाइनी को चीज़ें भेजता है चीज़ों को सेल करने के लिए। पार्टीज इन कंसाइनमेंट दो ही होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। कंसाइनर क्या होता है, प्रिंसिपल मालिक होता है, कंसाइनी एक्ट इंटायरली ऑन द बिहाफ ऑफ, कंसाइनी काम करता है किसके बिहाफ पर, प्रिंसिपल यानी कंसाइनर के बिहाफ पर, जो वो कहेगा कंसाइनी को वैसे ही काम करना पड़ेगा।
रिलेशनशिप बिटवीन द कंसाइनर एंड कंसाइनी, कंसाइनर प्रिंसिपल होता है और कंसाइनी एजेंट होता है। कंसाइनी कहलाता है एजेंट। द पर्सन टू वूम, वो शख्स जिसको द गुड्स आर डिस्पैच्ड फॉर द पर्पज ऑफ सेल, चीज़ें भेजी जाती हैं सेल करने के लिए, उस शख्स को कहते हैं कंसाइनी। अकाउंट सेल, तैयार किया जाता है। इज प्रीपेड, मतलब चीज़ें बेची हैं कंसाइनी ने, इसका मतलब वो तैयार करेगा। अकाउंट सेल इज सेंट और सबमिटेड बाय, तो सेम वही एमसीक्यू दोहराया गया है, यानी भेजा जाता है, सबमिट किया करवाया जाता है कंसाइनी की तरफ से। अब यहाँ देखा जाए एमसीक्यूज नंबर 10 और हमारे पास यहाँ पर जो है 13, इस एमसीक्यूज में क्या रिलेशन है इनका एक दूसरे के साथ। अ डॉक्यूमेंट सेंड बाय द कंसाइनर टू कंसाइनी, वो डॉक्यूमेंट जो कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को भेजा जाता है। अबाउट गुड्स, डिटेल देता है चीज़ों के बारे में, उसे कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो जब वो चीज़ें भेज रहा होता है उसके साथ ही वो परफॉर्मा इनवॉइस भी भेज देता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु सेंड गुड्स टू हिज एजेंट फॉर सेल। अब बच्चे यहाँ पर एमसीक्यूज नंबर 10 में और हमारे पास जो है एमसीक्यूज नंबर 15 में, दोनों में एक वर्ड की वजह से सेंटेंस चेंज हो गया। वो शख्स जिसको हम चीज़ें भेजते हैं उसे कहते हैं कंसाइनी, लेकिन यहाँ लिखा है पर्सन, वो शख्स हु सेंड, जो भेजता है चीज़ें, टू एजेंट, एजेंट को, तो जो भेजता है उसको कहते हैं कंसाइनर। और यहाँ लिखा है जिसको भेजी जाती हैं, मतलब अगले वाले बंदे के बारे में बात हो रही है, यानी अगर हम अपनी चीज़ें किसी और को भेज रहे हैं, इसका मतलब जिसको हम भेजेंगे, टू वूम, जिसको भेजेंगे उसे कहेंगे कंसाइनी। और अगर हम कहे जो भेज रहा है उसको क्या कहना, हु सेंड गुड्स, उसे कहते हैं कंसाइनर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इन द बुक ऑफ कंसाइनी, इन द बुक ऑफ कंसाइनी एक्सपेंसेस पेड बाय हिम इज डेबिटेड टू। अगर कंसाइनी की बुक में बात की जाए और उसने एक्सपेंसेस अदा किए हैं, तो इसका मतलब है इसके पास से बेसिकली कैश तो चला जाएगा, कैश क्रेडिट साइड की तरफ आएगा, लेकिन ये सोचेगा कि एक्सपेंसेस असल में मैंने नहीं अदा किए, मतलब ये सारे के सारे खर्चे किसके हैं, कंसाइनर के। तो वो कंसाइनर के नेम को डेबिट साइड की तरफ लिखेगा, क्योंकि सोचेगा कैश चला गया और वो कैश मैंने कंसाइनर से लेना है, क्योंकि असल में एक्सपेंसेस कंसाइनर के बनते हैं, तो इसलिए इसको डेबिट साइड की तरफ लिखेगा। कंसाइनर के नेम को अली कुछ भी जो नाम होगा। नेक्स्ट है, इन कंसाइनमेंट द रिस्क अटैच्ड टू गुड्स इज विद। कंसाइनमेंट में जो रिस्क होता है वो अटैच होता है गुड्स इज विद, हमेशा किसके साथ अटैच होता है, कंसाइनर के साथ, क्योंकि जस्ट कंसाइनी उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ना कि चीज़ें उसकी हैं। इसका मतलब रिस्क भी सारे का सारा कंसाइनर के साथ ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, कमीशन ड्यू, मतलब वाजिब है, यानी कमीशन हमने देनी है कंसाइनी को, और ये कैलकुलेट की जाती है टोटल सेल पे। यानी सपोज कि कंसाइनर ने कंसाइनी को चीज़ें भेज दी 1 लाख की, लेकिन कंसाइनी ने 1 लाख जो है 20,000 की सेल कर दी, इसका मतलब है वो कमीशन भी 1,20,000 पे ही रिसीव करेगा, क्योंकि उसने अपनी एफर्ट के जरिए से 1,20,000 पे चीज़ों को सेल कर दिया। तो इसका मतलब है कमीशन जो हमने कंसाइनी को देनी होती है, जो हम पर वाजिब होती है देनी, वह लाइबिलिटी होती है। ड्यू का मतलब होता है वाजिबुल अदा होना, यानी लाइबिलिटी होना, तो वो हम टोटल सेल पे लेते हैं। नेक्स्ट है, डेल क्रेडिट कमीशन इज रिसीव्ड बाय। बच्चे बेसिकली डेल क्रेडिट वैसे देखा जाए कंसाइनर कंसाइनी को जो कमीशन देता है उसको कहते हैं यहाँ तो उसे कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन, और यहाँ सिंपल कहते हैं कमीशन। इस सूरत हाल में ये होता है जब कंसाइनी उधार पे चीज़ें सेल कर देता है और कुछ लोग उन्हें पैसे अदा नहीं कर पाते, तो वो बैड डेट्स जो होते हैं कंसाइनर के होते हैं। लेकिन अगर हम अगर सपोज हम कंसाइनर के तौर पे चीज़ों के मालिक के तौर पे काम करें, अपनी चीज़ें कंसाइनी को भेजी हैं और हम उसे डेल क्रेडिट कमीशन दे दें, तो इसका मतलब है डेल क्रेडिट कमीशन इज रिसीव बाय। तो बेसिकली डेल क्रेडिट जो कमीशन है वो रिसीव की जाती है डेटर की तरफ से। यानी चीज़ों के मालिक की तरफ से ये कमीशन मिलती है, प्रिंसिपल की तरफ से कमीशन दी जाती है, यानी कंसाइनर की तरफ से कंसाइनी को कमीशन दी जाती है कि अगर कुछ लोग पैसे वापस नहीं कर पाएंगे, वो सारी की सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी, ना कि मेरी होगी। इसका मतलब है इस सूरत हाल में वो उसे 2 तरह की कमीशन देता है, एक
जनरल कमीशन जिसको ऑर्डिनरी कमीशन भी कहते हैं, और दूसरी होती है डेल क्रेडिट कमीशन। बेसिकली यही बताती है कि इस सिचुएशन में बैड डेट्स जो होते हैं वो एजेंट के यानी कंसाइनी के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। वन डेल क्रेडिट कमीशन इज पेड इन कंसाइनी, कंसाइनी को अगर हमने डेल क्रेडिट कमीशन दी है, द लॉस ऑफ बैड डेट्स जो होंगे यानी डेटर वो जो पैसे नहीं दे पाए, इस बियर बर्दाश्त किए जाते हैं। इस सिचुएशन में कौन बर्दाश्त करेगा? तो अगर उसे डेल क्रेडिट कमीशन दी गई है, इसका मतलब है बैड डेट्स उस वक्त कंसाइनी के होंगे, एजेंट के होंगे, क्योंकि वो कहेगा अगर कोई पैसे नहीं देगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि एजेंट ने दो तरह की यहाँ पर कमीशन ली होगी। अगर डेल क्रेडिट उसको कमीशन मिली है फिर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। गोदाम रेंट पेड बाय कंसाइनी इज डेबिटेड टू, कंसाइनी ने जो है गोदाम का रेंट अदा किया तो देखा जाए कैश क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट साइड की तरफ हमारे पास नाम आएगा कंसाइनमेंट का, क्योंकि कंसाइनर की बुक में जहाँ जहाँ एक्सपेंस अदा करते हैं वहाँ वहाँ कंसाइनमेंट डेबिट होता है, और जब जब इनकम की बात करते हैं वहाँ पर कंसाइनमेंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ हम बात करें अगर गोदाम रेंट अदा किया है, कंसाइनी ने अदा किया, लेकिन कंसाइनर अपनी बुक में सोचेगा ये मेरा कंसाइनमेंट यानी खर्चा है, एक्सपेंस, और इनकम की जगह कंसाइनमेंट के चैप्टर में वर्ड आता है कंसाइनमेंट का, ये मेरा खर्चा है, कंसाइनमेंट डेबिट कर देगा, यानी रेंट की जगह उसने कंसाइनमेंट डेबिट कर दिया और कंसाइनी के नेम को क्रेडिट कर देगा, यानी इतने पैसे मैंने आने वाले दिनों में उसको देने हैं। नेक्स्ट है डेल क्रेडिट कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, डेल क्रेडिट कमीशन कैलकुलेट की जाती है टोटल सेल पे, यानी हम क्या करेंगे अगर हमने कमीशन ड्यू यानी अगर अपने एजेंट को देनी है वाजिब है वो भी हम टोटल सेल पे लेंगे, और डेल क्रेडिट कमीशन भी टोटल सेल पे लेंगे। नेक्स्ट है अब नॉर्मल लॉस अकर ड्यू टू, अब नॉर्मल लॉस यानी लॉस नॉर्मल से ज़्यादा, इसका मतलब वो तीनों सिचुएशन में आग, थेफ्ट, चोरी या एक्सीडेंट हादसे की सूरत में हो सकता है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर है। नेक्स्ट है अ लॉस विच इज़ अनअवॉइडेबल, जिससे बचा नहीं जा सकता उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। सपोज हाँ नॉर्मल लीकेज की वजह से या कोई भी नेचुरल कोज की वजह से जो किसी भी जो हमारे पास लॉस हो रहा होता है किसी भी चीज़ के हवाले से, उसे कहते हैं नॉर्मल लॉस। अनअवॉइडेबल को नॉर्मल लॉस कहते हैं क्योंकि उससे बचा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट मतलब कंसाइनी का लेजर। तो सपोज हमने अली को चीज़ें सेल किया, हम अली का लेजर बना रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि अली ने जो एक्सपेंसेस अदा किए उसकी कमीशन निकाल के और उसके एडवांस के पैसे जो उसने हमें दिए थे सब कुछ निकाल के फाइनली उसने हमें कितने पैसे देने हैं, तो उसे बेसिकली इस कंसाइनी अकाउंट से निकाल लेंगे। और इसका मतलब है कंसाइनी अकाउंट यानी हम अली का लेजर बना रहे हैं, तो ये पर्सनल अकाउंट से ताल्लुक़ रखता है जिसका इसका किसी के नाम के साथ ताल्लुक़ है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। कंपनी इज फॉर्म्ड बाय, कंपनी शुरू की जाती है प्रोमोटर्स की तरफ से। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक मसनूई शख्स है और ये शुरू किया जाती है ला यानी असूल के तहत। द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो जिम्मेदारी होती है शेयर होल्डर्स की वो महदूद होती है, यानी नुकसान की सूरत में उनकी ज़ाती जायदाद फरोख्त नहीं होती। नेक्स्ट है द पर्सन हु टेक इनिशिएटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर नाउन एज, मतलब वो शख्स जो कि इब्तदाई काम करता है फॉर्मेशन कंपनी को शुरू करने के, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोमोटर्स। द पर्सन हु एफर्ट टू क्रिएट अ कंपनी, जो एफर्ट कोशिश करता है कंपनी को शुरू करने की, उसे प्रोमोटर्स कहते हैं। कंपनी का एक्ट है हमारे पास 2017, इससे पहले हमारे पास कंपनी वजूद में आती थी 1984 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक होते हैं क्योंकि इन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं। द ऑडिट ऑफ द कंपनी अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट का ऑडिट का मतलब होता है खाता जात का हिसाब किताब करवाना, और इसके लिए पैसे भी बहुत खर्च होते हैं और हमें एक जो है वेल एक्सपीरियंस अमला की ज़रूरत होती है जो कि हमारे खाता जात का हिसाब किताब देखते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को जानते हैं। उसके अलावा ये चेक करते हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी जो शख्स है कहीं कोई नुकसान तो नहीं कंपनी को पहुँचा रहा या उसके इनकम कम तो नहीं कर रहा।
तो ये सारा काम ऑडिट के ज़रिए से ही हमें पता चलती है कारोबार की फाइनेंशियल कंडीशन। इसका मतलब है ऑडिट करवाना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है, ज़रूरी होता है। कंपनी इज़ ओन्ड बाय द, कंपनी शुरू की जाती है, ओन मलकियत होती है शेयर होल्डर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो मसनूई सिग्नेचर होते हैं उसे कहते हैं कॉमन सील, मुश्तरका मोहर। बेसिकली ये कंपनी के सिग्नेचर के अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। जैसे हम किसी भी बैंक में फीस जमा करवाने जाते हैं तो वहाँ पर उनका जो है स्टैम्प यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है शेयर्स ऑफ कंपनी आर। कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मुंतकिल किए जा सकते हैं। हम स्टॉक एक्सचेंज में आसानी के साथ किसी भी कंपनी के असेट्स को किसी दूसरे को फरोख्त कर सकते हैं और उससे पैसे ले सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पब्लिक कंपनी। कंपनी बेसिकली दो तरह की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में जो है हमारे पास कम से कम लोग होते हैं 7 और ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड होते हैं, लामहदूद होते हैं। और प्राइवेट में कम से कम 2 होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 50 होते हैं। तो यहाँ देखते हैं एमसीक्यूज में लिखा मिनिमम यानी लीस्ट। लीस्ट का भी मतलब होता है कम से कम, तो ये हमारे पास होंगे 7। नेक्स्ट है मिनिमम डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी। तो सेम जितनी जो है हमारे पास तादाद मेंबर्स की होती है उतनी ही डायरेक्टर की होती है, यानी कम से कम डायरेक्टर की तादाद पब्लिक में हमारे पास कितनी थी, 7। इसका मतलब यहाँ डायरेक्टर्स की भी तादाद होगी 7। प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की तादाद शुड नॉट एक्सीड, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 से ज़्यादा जो है हमारे पास यहाँ पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हिस्सेदारों की तादाद 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा। और प्राइवेट में कम से कम जो है हमारे पास होते हैं 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50। नेक्स्ट हमारे पास है कंपनी फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ चार्टर। अगर चार्टर का मतलब होता है बादशाह का फरमान। अगर कंपनी शुरू की जा रही हो बादशाह के फरमान के तहत उसे कहते हैं चार्टर कंपनी, जैसे चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो वो बैंक जो कि बादशाह के हुक्म के तहत में वजूद में आता है। या बैंक और कंपनी एक ही चीज़ होती है, क्योंकि बैंक भी कंपनी के तौर पे काम कर रहा होता है, तो उसे कहते हैं चार्टर्ड कंपनी या चार्टर बैंक। नेक्स्ट है कंपनी क्रिएटेड बाय स्पेशल ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन। अगर किंग या क्वीन के ऑर्डर के तहत वजूद में आए, सेम वही हमारे पास एमसीक्यूज है, उसे कहेंगे चार्टर कंपनी। नेक्स्ट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी का आइन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का। नेक्स्ट हमारे पास है द चार्टर ऑफ द कंपनी कंटेन्स द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड। वो दस्तावेज जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्ट मकासद लिखे होते हैं, यानी वो दस्तावेज जिसमें बैंक को चलाने के मुतालिक जो है बैंक के हकूक़, इख्तियारात और मकासद लिखे हों, इसका मतलब है उसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि बुनियादी सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। और ये बेसिकली कंट्रोल करता है कंपनी के एक्सटर्नल बैरूनी मामलात को। और उसके अलावा जो हमारे पास दूसरा डॉक्यूमेंट होता है उसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, और ये कंपनी के इंटरनल यानी अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करता है। और ये हमारे पास जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी को चलाने के मुतालिक क़वायद और ज़वाबित लिखे होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी दस्तावेज होती है जिसमें कंपनी के हकूक़, इख्तियारात और मकासद लिखे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है अ पर्सन हु परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी बिकम्स इट्स। वो बंदा जो कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो कंपनी का बन जाता है शेयर होल्डर। नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स रिसीव। शेयर होल्डर शेयर्स खरीदने के बाद जो मतलब मुनाफे का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में तकसीम किया जाता है उसे कहते हैं डिविडेंड यानी मकसूम। नेक्स्ट है शेयर इशूड एट प्रिंटेड प्राइस इज कॉल्ड। मतलब शेयर के ऊपर जो प्राइस लिखी होती है उसे कहते हैं एट पार। शेयर डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी। जो उसके ऊपर लिखी होती है उसे पार वैल्यू कहते हैं। उसके अलावा इसको जो है हमारे पास फेस वैल्यू भी कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है बेसिकली उसे पार वैल्यू कहते हैं। अगर उससे कम की हो डिस्काउंट यानी लॉस है, अगर उससे ज़्यादा पे हो तो प्रीमियम है। अमूमन एक शेयर कम से कम जो है 10 रुपये का होता है किसी भी कंपनी का। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग इनडेप्टनेस। इनडेप्टनेस का मतलब होता है
वो लोग जिन्होंने कंपनी को लंबे अरसे के कर्जा दिया होता है यानी कर्ज ख्वाह, तो कंपनी ने ज़मानत के तौर पे एक सर्टिफिकेट जारी करती है, उसे कहते हैं डिबेंचर्स। तो जिन्होंने कंपनी के शेयर होल्डर मतलब जो कंपनी के पैसे लगा रहे हैं, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, शेयर्स खरीदे हैं, उन्हें कहेंगे शेयर होल्डर। और जो कंपनी को लंबे अरसे का कर्जा देते हैं, कंपनी उन्हें ज़मानत पे जो सर्टिफिकेट देती है उसे कहते हैं डिबेंचर। और जो लोग कंपनी को कर्जा दे रहे होते हैं लंबे अरसे का, उन्हें कहते हैं डिबेंचर होल्डर। इसी तरीकाकार से दूसरों को कहते हैं शेयर होल्डर। नेक्स्ट है शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी हैविंग रेजिडियल राइट्स आर नाउन एज। तो वो लोग जो कि उन्हें कहते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स यानी तरजीही हसीस, क्योंकि इनका फिक्स क्लेम होता है कंपनी के एसेट्स पर, इसलिए इन्हें कहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इन्हें कंपनी के मुनाफे में से हिस्सा सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। द अमाउंट ऑफ द शेयर्स कैपिटल विथ विच आ कंपनी इज रजिस्टर्ड इज कॉल्ड। वो रकम जिसके साथ कोई भी कंपनी रजिस्टर हुई होती है उसे कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल, इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, इसको नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, क्योंकि हम अगर किसी ने कंपनी के डिबेंचर्स है किसी शख्स के पास, इसका मतलब उसने कंपनी को लंबे अरसे का कर्जा दिया हुआ है, तो ये कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। और शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं यानी मालिक होते हैं। बेसिकली जब हम लोन लेते हैं तो इसका मतलब उस शख्स का जो है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर हम उसे हिस्सेदार बना लें तो उसका प्रॉफिट में हिस्सा, दूसरी तरफ उसका नुकसान में भी हिस्सा है। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज। अगर हम शेयर इशू करते वक्त डिस्काउंट पे कर रहे हैं यानी शेयर के ऊपर 10 रुपये लिखा हुआ लेकिन हम 9 का इशू कर रहे हैं, तो शेयर बेसिकली कैपिटल होता है, इस पर होने वाला ये लॉस होगा, इसलिए इसे कहेंगे कैपिटल लॉस। डिबेंचर्स आर इशूड एट। डिबेंचर भी बिल्कुल शेयर की तरह पार पे भी जारी किए जा सकते हैं, उसके अलावा डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे भी। नेक्स्ट है नेक डिबेंचर्स आर आल्सो नाउन एज। नेक डिबेंचर को दूसरे कहते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स यानी गैर महफूज डिबेंचर्स। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है डेप्रिसिएशन द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फिक्स एसेट। मतलब किसी एसेट के अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता कमी हो रही होती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज हमेशा होता है एक्सपेंस यानी नुकसान। डेप्रिसिएशन मीन्स, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी होना। डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम। डेप्रिसिएशन माइनस की जाती है एसेट में से, यानी सपोज हमने 1 लाख की मशीनरी खरीदी है और 1 साल इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू में 5000 की कमी होगी, इसका मतलब है हम उस एसेट में से डेप्रिसिएशन जो हुई है वो डिडक्ट यानी माइनस कर देंगे, तो हमें पता चलेगा बुक वैल्यू यानी इस साल मशीनरी असल में कितने की है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट शुड नॉट एक्सीड। डेप्रिसिएशन जो किसी एसेट की हो रही होती है वो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट से कम ही होती है, शुड नॉट एक्सीड यानी नहीं बढ़नी चाहिए ओरिजिनल कॉस्ट से। अब सपोज हम 50,000 की मशीनरी है और उस पर 10% डेप्रिसिएशन है, 50,000 की 10% डेप्रिसिएशन ली जाए तो 5,000 आएगी, यानी ऐसा तो नहीं ना 50,000 की जो मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन 50,000 से ज़्यादा आ सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है किसी भी एसेट की जो डेप्रिसिएशन है वो ओरिजिनल कॉस्ट यानी जब हम उसे खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंटरनल कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की कॉजेज इंटरनल कौन कौन सी हैं, तो दोनों इसमें शामिल है। ये एमसीक्यूज का गलत आंसर लगा हुआ है, डिप्लेशन भी और वियर एंड टीयर भी। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एसेट्स में राइज और फॉल ड्यू टू। किसी भी एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है फ्लक्चुएशन की वजह से। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है लचकदारी यानी किसी एसेट की वैल्यू का बढ़ना या कम होना। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन में बी असरटेन एग्जैक्टली इन केस ऑफ। डेप्रिसिएशन हमेशा मालूम की जा सकती है, बिल्कुल सही मालूम होगी कौन से केस में, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। तो बच्चे लीज होल्ड प्रॉपर्टी उसके अलावा मशीनरी ये दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इस सिचुएशन में हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी को ही टिक करेंगे क्योंकि हम इन दोनों पे जो डेप्रिसिएशन लेंगे वो सही आएगी, लेकिन ज़्यादा सूटेबल लीज होल्ड प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास ए एंड बी दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते तो हम इस ए एंड बी दोनों को टिक करते। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है
इफ़ कॉस्ट ऑफ एन एसेट, किसी एसेट को हमने ख़रीदा है 53,000 में, उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है यानी जब वो बिल्कुल हमारे लिए बेकार हो गई, हमने 5 साल इस्तेमाल किया और वो हमारे लिए बेकार होगी, हमने उसे 8,000 में सेल कर दिया, तो जिस वैल्यू पे हम उसकी वर्किंग लाइफ के बाद सेल करते हैं उसे कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, रेजिडल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू। अब हम 53,000 से 8,000 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9,000, जो कि एक एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड इन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट है ड्यू टू फ्लक्चुएशन, लचकदारी की वजह से इन द मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ एन एसेट में भी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इसका मतलब है इस सिचुएशन में हम आंसर लगाएंगे नॉन ऑफ दीज, कोई भी नहीं, क्योंकि अगर हम कहें कि फ्लक्चुएशन हो रही है इसका मतलब ज़रूरी नहीं कोई चीज़ बढ़ेगी, कम भी हो सकती है। हमारे पास ये दोनों ऑप्शन मौजूद नहीं थे, इसलिए हमने लगा दिया नॉन ऑफ दीज, कोई भी नहीं। नेक्स्ट हमारा पास एमसीक्यूज है, इफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इंक्रीज बाय द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़े उसे कहते हैं एप्रिसिएशन, और ये हमेशा होती है लैंड यानी ज़मीन पे, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती बल्कि वक्त के साथ साथ बढ़ती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच एसेट इज नॉट डेप्रिसिएबल। कौन सा एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती, वो लैंड यानी ज़मीन है, क्योंकि इस पर एप्रिसिएशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है डेप्रिसिएशन इज चार्ज मेड ऑन। डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है हमेशा फिक्स एसेट्स पे, यानी वो एसेट जो लंबे अरसे के लिए फ़ायदा देते हैं। नेक्स्ट है फिक्स एसेट इज, फिक्स एसेट हमारे पास कौन सी चीज़ है, बिल्डिंग, क्योंकि ये हमें लंबे अरसे के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बेनिफिट्स देगी। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स सच एज गुडविल। अगर बच्चे फिक्स एसेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल, दूसरे होते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस वजूद नहीं रखते, जिसमें गुडविल है, उसके अलावा पेटेंट राइट और ट्रेडमार्क। अगर इनकी वैल्यू मतलब इनकी जो है इन पर डेप्रिसिएशन हो रही हो, तो फिर इंटेंजिबल एसेट पे जो डेप्रिसिएशन हो रही होती है असल में हम उसे डेप्रिसिएशन नहीं बल्कि अमोर्टाइजेशन कहते हैं। हम कह सकते हैं द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, सपोज गुडविल, पेटेंट राइट एंड ट्रेडमार्क, तो उसे कहेंगे अमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट सेम वही चीज़ हमारे पास जस्ट सेंटेंस चेंज किया गया, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। गुडविल एसेट है लेकिन इंटेंजिबल है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच इज इंटेंजिबल एसेट, तो हमारे पास तीनों मतलब ट्रेडमार्क, गुडविल और कॉपीराइट तीनों जो है इंटेंजिबल एसेट हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज लोअर बोर्ड में आ चुका है, विच वन ऑफ द एसेट कॉस्ट इज नॉट अलाउड टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। तो कौन सी चीज़ पर डेप्रिसिएशन के एक्सपेंस नहीं हो सकते, ट्रेडमार्क पर, क्योंकि इस पर जो है अमोर्टाइजेशन होगी, क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है, इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी के इस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज टेंजिबल। तो नीचे टेंजिबल कौन सा एसेट है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पर है इक्विपमेंट, बाकी दोनों तो इनटेंजिबल है, और हम बात कर रहे हैं टेंजिबल एसेट की, तो टेंजिबल इक्विपमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसेट विच इज जनरली एप्रिसिएटेड इज कॉल्ड, जिस पर आमतौर पर एप्रिसिएशन होती है, वो हमारे पास लैंड है। नेक्स्ट है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है प्लस करना, यानी हमने मशीनरी को सपोज ख़रीदा 50 लाख का या 5,000 का सपोज ख़रीदा, और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यानी सारे सालों में 5 साल उसे इस्तेमाल करने के बाद वो हर साल जो डेप्रिसिएशन हुई उसको प्लस कर लेते हैं। सपोज हमारे पास मजमूई तौर पर 5 सालों में डेप्रिसिएशन हो गई 10,000 की, और मशीनरी ख़रीदी थी हमने 50,000 की, तो 50,000 से जब 10,000 माइनस करेंगे इसका मतलब वो डेप्रिसिएबल वैल्यू होगी, यानी बुक वैल्यू होगी। इससे हमें पता चलता है बुक वैल्यू को जान के कि असल में जो साल चल रहा है उस साल मशीनरी की वैल्यू कितनी बनती है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ एन एसेट एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ।
मशीनरी को इस्तेमाल करने के बाद वर्किंग लाइफ के बाद मशीनरी की वैल्यू को क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क इज इंटेंजिबल एसेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजर्व? 2 टाइप्स है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। किसी खास मकसद के लिए रिजर्व को रखा जाता है। नेक्स्ट है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है रिमेन्स कॉन्स्टेंट एवरी ईयर, हर साल सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड विद रेफरेंस टू। डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज किया जाता है, टर्म यूज होती है हमेशा फिक्स एसेट्स में। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर है पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड अंडर द एक्ट। पार्टनरशिप शराकती कारोबार शुरू किया जाता है 1932 के एक्ट के तहत, और ये सेंटेंस मुख्तलिफ तरह के चेंज किए गए हैं। नेक्स्ट है द पर्सन कंट्रीब्यूशन फॉर पार्टिसिपेशन आर कॉल्ड। जो कंट्रीब्यूशन शिरकत करता है पार्टनरशिप में उसे कहते हैं पार्टनर्स। नेक्स्ट है द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर इन पार्टनरशिप इज। बच्चे शराकती कारोबार जो होता है इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वो ज़रूरी नहीं होती, हिस्सेदारों पे डिपेंड करती है वो करवाते हैं या नहीं। तो इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी अनलिमिटेड यानी लामहदूद होती है, क्योंकि नुकसान होने की सूरत में हिस्सेदारों की ज़ाती जायदाद भी फरोख्त हो जाती है। द रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड। जो शराकती कारोबार को करने के लिए रिटर्न तहरीरी तौर पर एक दस्तावेज लिखी होती है, उसमें एक शराकती कारोबार को चलाने के मुतालिक तमाम कायदे ज़वाबित लिखे होते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज। जो कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है वो ऑप्शनल होती है यानी लाजमी नहीं होती है, हिस्सेदारों पे डिपेंड करती है, उन पे इन्हिसार करती है वो उसे करवाते हैं या नहीं। बच्चे इस तरह के वर्ड्स को आपने लाजमी पढ़ना, ये सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप का एक्ट फिर से 1932 है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप में कितने हिस्सेदार होते हैं? तो वो 20 होते हैं, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20। और अगर वो शराकती कारोबार में बैंकिंग का कारोबार चल रहा है तो उसमें कम से कम 2 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 10 होंगे। तो नेक्स्ट है मिनिमम, कम से कम मेंबर पार्टनरशिप में होते हैं 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज काफ़ी बच्चे ये गलत करते हैं, सेम वही चीज़ है। बैंकिंग का अगर बिजनेस चल रहा है पार्टनरशिप में तो यहाँ पर कम से कम तो 2 होंगे। शुड मस्ट नोट एक्सीड, मतलब ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर बैंकिंग का कारोबार है शराकती कारोबार में तो फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं और कम से कम 2 होते हैं। इन बैंकिंग बिजनेस मिनिमम मेंबर, मिनिमम सेम है शराकती कारोबार में, लेकिन मैक्सिमम चेंज है। पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा 20 होते हैं लेकिन बैंकिंग में ज़्यादा से ज़्यादा 10 होते हैं। नेक्स्ट है द पर्सन हु इज़ एंटर्ड इन द पार्टनरशिप आर इंडिविजुअल कॉल्ड। इनफरादी तौर पर जो शराकती कारोबार में शामिल होता है उस शख्स को कहते हैं पार्टनर्स, और मजमूई तौर पर कलेक्टिवली उसे कहते हैं फर्म। अ पर्सन हु टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, जो कारोबार के इंतजाम में हिस्सा लेता है उसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर, और जो नहीं लेता उसे कहते हैं नॉन एक्टिव पार्टनर। उसके अलावा उसे स्लीपिंग पार्टनर भी कहते हैं, डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है फॉर अ फर्म पॉइंट ऑफ व्यू। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमने कारोबार के लिए कर्जा लिया हुआ है उस पर जो सूद इंटरेस्ट सूद अदा करना है वो हमारा एक्सपेंस होगा, नुकसान होगा, क्योंकि हम उन्हें अजाफी पैसे दे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है इन केस ऑफ टेकिंग ओवर ऑफ एन एसेट्स बाय अ पार्टनर इज डेबिटेड टू। तो अगर हमारे पास टेकिंग ओवर ऑफ एन एसेट्स है, पार्टनर क्या डेबिट करेगा? तो पार्टनर इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है इन द अकाउंट ऑफ अ पार्टनर। इन द अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर का मे भी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। एसेट्स बाउट, एसेट्स लाए गए हैं बाय पार्टनर, पार्टनर लेके आया है, आर रिकॉर्डेड एट, उसे रिकॉर्ड किया जाएगा एग्रीड वैल्यू पे। मतलब अगर सपोज कि वो लेके आया 1 लाख का, लेकिन सब इस पे एग्री है कि आपने कारोबार में पैसे 1 लाख नहीं बल्कि
90,000 लगाया तो इस बात का एग्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब एक्रीड प्राइस पे ही किसी भी एसेट को कैलकुलेट किया जाता है जिस पर सारे एग्री हों, ताकि फ्यूचर में किसी भी किस्म का झगड़ा ना हो। नेक्स्ट है गुडविल इज वैल्यूड व्हेन। गुडविल कारोबार का अच्छा नाम अहमियत रखता है जब कोई पार्टनर आता है या फिर जाता है कारोबार से। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड और रिटायर्ड। एडमिटेड यानी शामिल होना, रिटायर्ड जाना। नेक्स्ट है व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन पार्टनरशिप दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जब नया पार्टनर शराकती कारोबार में आता है उस प्रोसेस को एडमिशन भी कहते हैं, एंट्रेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज। रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है क्योंकि इसका ताल्लुक जो है प्रॉफिट से होता है या लॉस से होता है, इनकम से या एक्सपेंडिचर से होता है, क्योंकि ये असल में रियल रीवैल्यूएशन का मतलब होता है वैल्यू निकालना। तो प्रॉफिट की बिजनेस की रियल वैल्यू बता रहा होता है, इसलिए इसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर आर ओपन। करंट अकाउंट पार्टनर का ओपन किया जाता है। मेंटेन व्हेन कैपिटल इज। जब कैपिटल फिक्स होता है जो कि चेंज नहीं होता। नेक्स्ट है द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व ड्यू टू। पार्टनरशिप ख़त्म की जा सकती है किसी भी वजह से, यानी अगर इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, कोई पार्टनर का दिवालिया हो गया, वो अपनी वजाहत अदा नहीं कर पाया। कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पस। पर्पस ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया हुआ है। एक्सपायर ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। जिस पीरियड के लिए हमने पार्टनरशिप की थी वो पीरियड ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये तीनों सिचुएशन में पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डेजुलेशन द पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज डेबिटेड टू। डिसोलेशन का मतलब होता है ख़त्म होना। तो इस सिचुएशन में हम डेबिट साइड की तरफ लिखते हैं लाइबिलिटी अकाउंट को। यही है हमारे पास इस पूरी बुक के एमसीक्यूज जो कि लाहौर बोर्ड में आ चुके हैं।